अस्सलाम नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हकाइक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। हमारी पिछली वीडियो पर हमें शबीर, जाहिद, ताहिर, तबस्सुम, अल्ताफ, मोहम्मद सज्जाद, सनम, इरशाद, मुअज्जम, ज़ैनब, हानिया ने सब्सक्राइब किया है। हम उन्हें इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आर्मी चीफ जनरल और पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक है। आज के दिन में कौन से नए और दिलखराश क्लिप्स पीटीआई की शहादतों के मुतालिक सामने आए हैं और इन क्लिप्स में किस किस्म के दिल दहला देने वाले मुनाजर हैं, इसके हवाले से एक अहम खबर आपको देंगे। इस सिचुएशन में शहबाज शरीफ ने क्या एडवेंचर किया और ये एडवेंचर कैसे एक भयानक एडवेंचर में बदल गया, ये भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मुराद सईद के मुतालिक है। मुराद सईद इस्लामाबाद कैसे पहुंचे, इस मामले पर क्या इंतहाई दिलचस्प खबर आई है। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने के हवाले से क्या ब्रेकिंग न्यूज है, इनके मुतालिक क्या दावा किया गया, इस पूरी सूरत हाल में एक हसास इमारत में कौन 3 किरदार मौजूद थे और वो 3 किरदार किस गुनाहगाराना हरकत को सरअंजाम दे रहे थे, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अडियाला जेल का ताला खुलने के मुतालिक इस पूरी सूरत हाल में पीटीआई की शहादतों पर एक और आलमी पार्लियामेंट से सामने इस्लामाबाद के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का वादा किया गया है। और वो कौन सी 2 शख्सियात हैं जिनके आलमी असासे मुंजमद करने का कहा गया है। इस पूरी सूरत हाल में केपी के पटियाला हाउस में क्या हुआ, इस मामले में एक अहम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक बहुत बड़े और अहम सिलेंडर के मुतालिक है। सिलेंडर की खबर क्यों इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है, जिस शख्स का सिलेंडर है, शख्स का नाम क्या है, इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के मुतालिक अडियाला जेल से क्या ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये भी आपके सामने रखते हैं। जी इब्राहिम राजा साहब, इस पूरी सिचुएशन से आगाह कीजिएगा। देखें नूर, एक जनरल जीएचक्यू, एक लॉन्च करदा ऑडियो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, एक बहुत बड़े सरेंडर, आलमी पार्लियामेंट के एक बहुत बड़े फैसले और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। सबसे पहले सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब के जो 3 तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं, यानी डी चौक में खूनरेजी के मुतल्लिक ये तीनों इंकशाफात अपने व्यूअर्स को बताते हैं। ये इंकशाफात हामिद मीर साहब ने आज के दिन में किए हैं, क्योंकि जिस वक्त डी चौक में लोगों को बराह रास्त गोलियां मारी जा रही थी, जिस वक्त इस जाली हुकूमत ने लोगों को गोलियां मारने के लिए रेंजर्स का इस्तेमाल किया, उस वक्त हामिद मीर साहब खुद इस्लामाबाद के डी चौक में मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने क्या कुछ देखा, कितने लोग गोलियां लगने से शहीद हुए और हामिद मीर साहब को उस दौरान क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया, इसके मुतल्लिक उन्होंने 3 बड़े तकलीफदेह इंकशाफात किए हैं। अब हामिद मीर साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि ये हुकूमत दावा कर रही है कि कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे ने यानी रेंजर्स या पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई और किसी भी सूरत गोली चलने से कोई शहादत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने कहा कि ये हुकूमत गलत कह रही है, मेरे सामने लोग गोली लगने से शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के एक कारकुन शफीक, जब यहाँ पे डी चौक में शेलिंग हो रही थी, जिस वक्त आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे थे, और जाहिर है कि मैं भी डी चौक में मौजूद था और मैं भी आंसू गैस की शेलिंग से मुतासिर हुआ, तो तहरीक इंसाफ के ये जो रुकन है शफीक, इन्होंने मुझे पानी दिया, नमक दिया, अरके गुलाब स्प्रे किया, इस वजह से मुझे पीटीआई के ये कारकुन याद हैं। उन्होंने कहा, यानी मीर साहब ने कहा कि मेरे पास पीटीआई के इस कारकुन की वीडियो मौजूद है और इसे ब्लू एरिया में दौराने एहतजाज गोली लगी और उसके बाद वो जाँ बहक हो गए। यानी हामिद मीर साहब ने तहरीक इंसाफ के रुकन शफीक की गोली लगने से शहादत की तस्दीक की और आंखों देखा हाल बयान किया। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने दूसरे इंकशाफ में ये बताया कि उनको किसने मैसेज दिया कि उनको मार दिया जाएगा या उनको खुदा न खास्ता कत्ल किया जा सकता है। हामिद मीर साहब ने दूसरे इंकशाफ में ये कहा कि जिन्ना एवेन्यू पर जब चाइना चौक के सामने पीटीआई के कारकुन मौजूद थे, दूसरी जानिब शदीद फायरिंग की जा रही थी,
तो पीटीआई के कारकुनों ने आके मुझे ये कहा कि आप निस्बतन कुछ पीछे हो जाएं, किसी महफूज मकाम पर चले जाएं, क्योंकि ये जो सामने वाली बिल्डिंग है यहां पर स्नाइपर बैठे हुए हैं और स्नाइपर जो हैं ये ताक ताक के लोगों को गोलियां मार रहे हैं, ये आपको भी निशाना बनाएंगे और उसके बाद इल्ज़ाम पीटीआई पर लगा देंगे और ये इल्ज़ाम लगा देंगे कि इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया था कि हामिद मीर को कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद हामिद मीर साहब ने कहा कि रात 8:30 से 9 बजे एक मूवमेंट शुरू हो गई और कुछ देर के बाद फायरिंग शुरू हो गई। ये फायरिंग मैंने अपनी आंखों से देखी है। हामिद मीर साहब ने कहा कि ये हुकूमत गलत कह रही है कि कोई फायरिंग नहीं हुई। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब का तीसरा इंकशाफ भी बहुत हसास नोयत का है। हामिद मीर साहब ने अपने तीसरे इंकशाफ में ये कहा कि जब पीटीआई के कारकुन डी चौक पहुंच रहे थे पहले मरले में, उसके बाद एक वक्त आया कि पीटीआई के कारकुन डी चौक पर हावी हो गए। इसके बाद रेंजर ने कंट्रोल संभाल लिया। हामिद मीर साहब ने कहा कि इसके बाद शदीद तरीन फायरिंग की गई। ऐसी फायरिंग किसी भी मुजाहरे पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में और साफ्ती करियर में नहीं देखी। मैंने गोलियां चलते भी देखा, मैंने गोलियों से लोगों को जख्मी होते भी देखा, मैंने गोलियां लगने से लोगों को गिरते हुए भी देखा। हामिद मीर साहब का ये एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू डॉन टीवी के साथ सामने आया। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने चौथा इंकशाफ किया जो कि आंखों देखा हाल था, क्योंकि हामिद मीर साहब जो हैं इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनकी कवरेज के लिए ज़रूर पहुंचते हैं। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि मैं खुद जब डी चौक पर और जिना एवेन्यू पर मौजूद था तो कुछ लोग ये बयानिया बना रहे हैं कि डी चौक पर पीटीआई के जो कारकुन पहुंचे इनका ताल्लुक सिर्फ केपी से था। मीर साहब ने कहा कि ये तासुर गलत है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे बलूचिस्तान, सिंध और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के लोगों को भी देखा। उसके बाद हामिद मीर साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने यहाँ बड़ी भरपूर मज़ामत की और ये कहना सरासर गलत है और ये कहना सरासर ज़्यादती है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं ये कोई भाग गए। लेकिन यहाँ पे आपको एक लॉन्च करदा ऑडियो के मुतल्लिक बताते हैं और फिर दो ज़मीनी हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे और अपने नाज़रीन से ये कहेंगे कि ये जो खबर हम उनके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस पर कमेंट्स करके अपनी आरा का इजहार करें, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ी चाल चली है और कुछ मोरे जो पीटीआई के अंदर हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अब ये जो मुबैना ऑडियो है ये पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान की है। इस ऑडियो के पहले हिस्से में अली मोहम्मद खान ये कहते हैं कि पीटीआई एक सियासी जमात है, एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौर को करना चाहिए था। वो बैरिस्टर गौर जो कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथों मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ है, ये मेरा तज्जिया है। उसके बाद इस ऑडियो में अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं है। अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। अब इस लॉन्च करदा लीक ऑडियो के दूसरे हिस्से में या फरमाइशी रिकॉर्ड की गई ऑडियो के दूसरे हिस्से में अली मोहम्मद खान ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से भी ये शिकायत की थी कि ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए और उन्होंने भी ये कहा था कि आइंदा एहतजाज की कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। इस फरमाइशी लॉन्च की गई, जानबूझ के लॉन्च की गई और लीक की गई ऑडियो के तीसरे हिस्से में अली मोहम्मद खान ने कहा कि इमरान खान साहब ने इस धरने को डी चौक में लाने का नहीं कहा था। इमरान खान साहब ने सिर्फ ये कहा था कि तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद आएँ। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद में जब कारकुन आ जाएंगे तो उसके बाद जगह बताई जाएगी। और फिर इस फरमाइशी लीक ऑडियो में जो अली मोहम्मद खान है उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने संगजानी का कहा था, तो फिर किसके कहने पर पीटीआई के लोग डी चौक गए। अब इसी लीक ऑडियो में जो फरमाइशी लीक ऑडियो है, आगे जाके इसकी एक भयानक हकीकत भी आपको बताएंगे। तो इस लीक ऑडियो में अली मोहम्मद खान ने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा की एहतजाज में शमूलियत का भी इमरान खान साहब को नहीं पता था। बैरिस्टर गौर ने इमरान खान साहब को बताया कि बुशरा बीबी साहिबा एहतजाज में आई हैं। इमरान खान साहब ने
संजानी में बैठने का ऐलान किया था और अली अमीन गंडापुर भी संजानी पर मुत्तफिक हो गए थे, तो फिर संजानी से हम लोग आगे क्यों गए। उसके बाद इस फरमाइशी ऑडियो का जो आखिरी हिस्सा है, इसमें अली मोहम्मद खान ने यह कहा कि हमें अपने लीडर के हुक्म पर अमल करना चाहिए था। बुशरा बीबी समेत किसी को हक नहीं कि इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर फैसला करे। बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया था, तो उस पर अमल करना चाहिए था। अब ये जो ऑडियो है, ये एक लॉन्च करदा ऑडियो है, ये फरमाइशी ऑडियो है। इसको फरमाइशी तौर पर लीक किया गया है क्योंकि पीटीआई के अंदर कुछ लोग, जिनमें अब अली मोहम्मद खान भी शामिल हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के इताब का निशाना नहीं बनना चाहते। ये सब मिलकर बुशरा बीबी साहिबा को निशाना बना रहे हैं क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा असल में वो काम कर रही हैं जो कि इमरान खान साहब ने उनको सौंपा था, और इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा के नाकदीन वो जुबान बोल रहे हैं जो GHQ के एजेंट फैसल वाउडा बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बुशरा बीबी साहिबा जो कुछ कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। इसलिए बैरिस्टर सैफ जैसे करेक्टर, इसी तरह अली मोहम्मद खान की जो फरमाइशी ऑडियो लीक हुई, ये जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत रिकॉर्ड की गई ऑडियो है। प्लानिंग के तहत इसको रिकॉर्ड करवाया गया और इसको लीक करवाया गया। लेकिन यहाँ पे अहम तरीन नुकता यह है कि बुशरा बीबी साहिबा जो जिद्दोजहद कर रही हैं, ये कोई मोरूसियत नहीं है। उनके पास कोई KP की हुकूमत का ओहदा नहीं है। मोरूसियत तो शरीफ खानदान की है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज वज़ीर आला, इससे पहले हमजा शहबाज वज़ीर आला, इसाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इसी तरह इससे पहले आबिद शेर अली को इन्होंने वजीर बना रखा था। आबिद शेर अली लंदन से वापस आए तो उनको टिकट भी दे दिया। पूरे टब्बर को इन्होंने नवाज रखा था। और आसिफ अली जरदारी के खानदान में मौरूसियत है। बिलावल जरदारी को इससे पहले वजीर खारजा बनाया हुआ था। आसफा जरदारी को ज़बरदस्ती कौमी असम्बली में ले आए। फरियाल तालपुर को भी कहा कि आप भी दोनों हाथों से लूटें। तो पूरे इनके टब्बर जो है, ये मौरूसियत इसको कहते हैं, और मौरूसियत इनकी जो है इस मुल्क को करप्शन की दीमक की तरह चाट रही है। अब इस पूरी सूरत में बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, अपने जो शोहर हैं उनकी जान बचाने के लिए एक स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन जानबूझ के उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इसके अंदर पीटीआई के कुछ लोग भी शामिल हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के इमा पर कर रहे हैं। इनको आप पहचान कर रखें। लेकिन यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब के जानिब से उनके अपने अगवा का जो एक भयानक राज है, ये खुल गया। और मतीउल्लाह जान साहब ने ये बताया कि उन्हें अगवा करके कहाँ रखा गया था और उनको किसने अगवा किया, उनसे क्या डिमांड की गई और उनके सर पर किसने क्या चीज़ मारी। इसके मुतल्लिक बड़ी तकलीफदेह स्टोरी उन्होंने खुद बयान की है। अब मतीउल्लाह जान साहब ने यह बताया कि उन्हें और साकिब बशीर, जो कि कोर्ट्स कवर करने वाले एक और बड़े प्रोमिनेंट रिपोर्टर हैं और प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे और साकिब बशीर को पिम्स हॉस्पिटल की पार्किंग से 5 या 7 नकाब पोश अफराद ने अगवा किया। उसके बाद हमें एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान हमारे मुंह पर चादरें डाल दी गईं, हम कुछ देख नहीं सकते थे और मेरे सर पर पिछली साइड से कुछ मारा भी गया। उसके बाद मतीउल्लाह जान ने कहा कि जिस वक्त हमें पिम्स हॉस्पिटल की पार्किंग से अगवा किया गया तो इस दौरान हमारे साथ बदतमीजी भी की गई और फिर हमें एक नामालूम बिल्डिंग के अंदर एक जगह पे बिठा दिया गया। मतीउल्लाह जान साहब ने यह भी बताया कि उन्हें इस बिल्डिंग के अंदर कुर्सियों के ऊपर बिठाया गया। उसके बाद साकिब बशीर, जो कि मतीउल्लाह जान साहब के साथ थे, इनको ये जो अगवाकार थे अपने साथ ले गए। तो मतीउल्लाह जान ने कहा कि मुझे ये खदशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये साकिब बशीर को अब तशद्दुद का निशाना बनाए। साकिब बशीर को मतीउल्लाह जान के बकौल सीने की तकलीफ है, इसलिए अगवाकारों को मतीउल्लाह जान ने यह बताया कि साकिब बशीर को सीने की तकलीफ है ताकि उन पर तशद्दुद ना किया जाए और उनको तशद्दुद से बचाया जा सके। ये भी हो सकता है कि मतीउल्लाह जान साहब ने वाइजली ये इसलिए भी कन्वे किया हो ताकि साकिब बशीर साहब को ये ना हो कि कोई तशद्दुद का निशाना बनाए। उसके बाद मतीउल्लाह जान ने एक और बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जब मुझे हवालात में भेजा गया तो हवालात में कैद अफराद ने एक नाकाबिले यकीन इंकशाफ किया और हवालात में कैद अफराद ने यह बताया कि पुलिस ने
पिम्स हॉस्पिटल के करीब एक निजी गाड़ी पर पीटीआई के झंडे लगा रखे थे। जैसे ही पीटीआई के जख्मी अफराद या उनके साथी इस गाड़ी के करीब पहुंचते, ये समझ कर के ये तहरीक इंसाफ की गाड़ी है, यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाएगी, तो पुलिस उन्हें फौरन गिरफ्तार करके थानों में भेज देती। इस तरह इस्लामाबाद के थानों को लोगों से भर दिया गया और बाद में इन गिरफ्तार अफराद का जो सामान है ये भी इनसे छीन लिया गया और पुलिस एहलकारों ने लूट मार की। उसके बाद मतीउल्लाह जान ने यह भी बताया कि असल में उनके अगवा की वजह क्या थी और क्यों उनको पिम्स की पार्किंग से उठाया गया। मतीउल्लाह जान ने बताया कि हमें असल में इसलिए अगवा किया गया कि हम रेंजर्स की फायरिंग से पीटीआई के जख्मी होने वाले कारकुनों और पीटीआई के शहीद कारकुनों की तादाद मालूम करने के लिए पिम्स हॉस्पिटल की इमरजेंसी में गए थे। उन्होंने कहा कि हमने पिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर से तफसीलात लेने की कोशिश की, हॉस्पिटल की इंतजामिया से राब्ता किया, लेकिन वहां पर कोई भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं था कि पीटीआई के कितने लोग शहीद हुए और पीटीआई के कितने लोग जख्मी हुए। लेकिन हमने फिर भी बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर ली। यानी मतीउल्लाह जान साहब का जुर्म सिर्फ ये था कि वो शोधा और पीटीआई के जख्मी कारकुनों के मुतल्लिक क्यों एक डेटा कंपाइल कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी और अहम खबर जो है ये जीएचक्यू के एक एंकर के मुतल्लिक है। अब ये जो जीएचक्यू के करीबी एंकर हैं, पीटीआई इन्हें एक टाउट एंकर कहती है और पीटीआई का ये कहना है कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आए, जब उन्हें मुबैना तौर पर आईएसआई ने अपनी तहवील में लिया, तो इन्हीं एंकर ने अली अमीन गंडापुर के मुबैना अगवा का तमस्कुर उड़ाया और अली अमीन गंडापुर पर जो मुबैना तशद्दुद किया गया इसके ऊपर भी वो तमस्कुर उड़ाते रहे। और इसके अलावा पीटीआई के जो शोधा हैं, यानी जो डी चौक में खून रेजी हुई, तो इनकी भी उन्होंने बेहरुमती की। अब यही जो एंकर हैं यानी मुनीर फारूक, जिनको पीटीआई एक टाउट एंकर कहती है, इनका एक क्लिप जो है ये वायरल हुआ है। अब इस क्लिप में मुनीर फारूक ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने हालात बेहतर करने हैं तो फिर तहरीक इंसाफ को फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकना होगा। ये कह रहे हैं कि फौज के खिलाफ तहरीक इंसाफ को प्रोपेगेंडा रोकना होगा। तो इसका मतलब यह है कि ताकतवर हल्के भी जो पीटीआई ने एक जिद्दोजहद की है इसकी हीट फील कर रहे हैं। और मुनीर फारूक का एक और क्लिप भी वायरल है और मुनीर फारूक इस क्लिप में पीटीआई के शोधा की तौहीन करते हुए ये कह रहे हैं कि रियासत ने पीटीआई को उड़ा के रख दिया, रियासत ने पीटीआई के बखिए उधेड़ दिए हैं और जो कुछ डी चौक में हुआ है इसके सिर्फ चंद फीसद हकाइक सामने आए हैं। यानी इतना जबर किया गया है जो कि सामने नहीं आया, क्योंकि जब गोलियां चली तो वहां से साफी भी अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने भी मुख्तलिफ जगहों पे पनाह ली। तो वो खुद बता रहे हैं कि इतना जबर किया गया कि इसके कुछ फीसद हकाइक सामने आया है और अब पीटीआई ने बाकायदा इनके लिए एक ट्रेंड चलाया है, यानी मुनीर फारूक के लिए, और इनको डिजिटल टाउटे आला और डिजिटल नाई के खिताब से नवाजा है। लेकिन यहाँ पे मुराद सईद पर छापे के मुतल्लिक एक अहम और दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं। इस खबर से आपको पता चलेगा कि ये हुकूमत किस कदर बौखलाई हुई है। तो मामला ये है कि अब अताउल्लाह तारड़ का एक बड़ा मुज़ीका खेज नोयत का बयान सामने आया। इस बयान में अताउल्लाह तारड़ ने यह कहा कि मुराद सईद असले से लैस दहशतगर्दों और तरबियत याफ्ता जत्थों के साथ डी चौक में होने वाले एहतजाज में शरीक थे। वो इस वक्त पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में रुपोश हैं। वफाकी हुकूमत अच्छा नहीं समझती कि वज़ीर आला हाउस में छापा मारा जाए। इससे अंदाज़ा कर लें कि ये हुकूमत जो है ये किस कदर बौखला चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक जनरल के जो 3 जुमले वायरल हुए हैं, जो कि उन्होंने डी चौक में होने वाली कत्लो गारतगरी के बाद कही और जो जिस तरीके से पीटीआई के निहत्ते लोगों को बराह रास्त गोलियां मारी गई, इसके हवाले से उनके 3 जुमले वायरल हुए हैं। ये तीनों जुमले इन जनरल साहब के आपके सामने रखते हैं। तो ये जो जनरल साहब हैं, इन्होंने कहा कि जिस नतीजे का खौफ था वही नतीजा आया। कौम मजीद मुनकसिम हो गई, नफरत की शिद्दत बढ़ गई, दुश्मनाने पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। ए मेरे रब, कोई माफ़ी का रास्ता है? हम बहुत गुनाहगार सही, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा कि
ہمارے لیڈروں کے دماغ معاف ہو گئے ہیں اور وہ روبوٹس کی طرح پوری قوم کو تباہی کے گڑھے کی طرف دھکیل رہے ہیں اور ہم بھی نہیں بھر پا رہے۔ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ وہ اس سے پہلے سیکرٹری دفاع بھی رہے اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے وہ ریٹائر ہوئے تھے، تو اب انہوں نے یہ ایک درد بھرا جو بیان ہے یہ دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کی شہادتوں کے متعلق بھی ایک نیا کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب اس کلپ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک شہید جن کے متعلق زبردستی ان کے اہل خانہ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ یہ ایک حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور ان کے اہل خانہ کو دھمکایا گیا کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ گولی لگنے سے شہید ہوئے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اب ان کو ایک حادثے کا سرٹیفکیٹ تو دیا گیا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ ایک اور فوٹیج سامنے آئی ہے، اور اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہی جو شخص ہیں جن کو حادثے میں جاں بحق ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، اصل میں ان کو ڈی چوک میں مظاہرے کے دوران گولیاں ماری گئی تھیں، اور ان کو گولیاں لگنے کی جو فوٹیج ہے اور جو ویڈیو ہے یہ سامنے آ گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کی شہادتوں کے متعلق دو مزید جو کلپس ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، لیکن اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب پر مبینہ تشدد کے متعلق بھی ایک انتہائی تشویشناک نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اس خبر کے دو نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو جعلی حکومت ہے یہ ڈی چوک میں جس طرح کا پی ٹی آئی کا سونامی آیا اس کے بعد سے مکمل طور پر بوکھلا چکی ہے، اور عمران خان صاحب کے متعلق اب دو نئی بڑی تشویشناک اطلاعات آئی ہیں۔ اب یہ جو اطلاعات آئی ہیں ان میں سے ایک اطلاع میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس کے اندر کوئی بہت زہریلا کیمیکل ہے، یہ چھوڑا گیا ہے، پھینکا گیا ہے یا اس کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ جو زہریلا کیمیکل ہے اس کو انہیل کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اپنے سیل میں موجود ہیں، اور اگر وہاں پہ کیمیکل چھڑکا گیا ہے تو عمران خان صاحب جب سانس لیتے ہوں گے تو وہ اس کو انہیل کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک بڑا دعویٰ کیا گیا یا ایک بڑا الزام لگایا گیا۔ اس کے بعد دوسری اطلاع میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو کسی اور سیل میں منتقل کیا گیا، اس سیل کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب پر جب ٹارچر کیا جاتا ہے تو مبینہ طور پر ان کے منہ پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اب یہ جو اطلاعات ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے ذرائع سے دیں، جن میں شہباز گل بھی شامل ہیں، تو ان اطلاعات کے بعد اس جعلی حکومت نے ایک جعلی خبر لانچ کروائی کہ عمران خان صاحب مکمل طور پر ٹھیک ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، اور یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر ان کی صحت ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی گئی تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی گئی تھی؟ اب اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی نے ایک بڑا اقدام اٹھایا، اور پی ٹی آئی نے اب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا ایک ڈیلیگیشن پاکستان بھیجیں، یہ وفد اڈیالہ جیل جائے، عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق تحقیقات کرے، اور پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹھوس اطلاعات ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی جان لینے کا منصوبہ فائنلائز کیا جا چکا ہے، جسے روکنا بہت ضروری ہے۔ اسی پوری صورتحال میں اب پی ٹی آئی نے شہباز شریف سے استعفیٰ طلب کیا ہے، سپریم کورٹ سے بھی از خود نوٹس لینے کی اپیل کی ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس وقت اس جعلی حکومت کے ہاتھوں مکمل طور پر یرغمال بن چکی ہے۔ لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے شہداء کے متعلق عالمی پارلیمنٹ سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے، کیونکہ اب کینیڈا کی پارلیمنٹ کے بعد آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کی ایک اور رکن نے ڈی چوک میں بربریت کے خلاف آواز اٹھا دی۔ آسٹریلیا کے ایک اور سینیٹر نے بھی اس خون ریزی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، اور دو مزید امریکی کانگریس مین کے ہنگامی بیانات آگے، اور انہوں نے کہا کہ اس سانے کی تحقیقات کی جائیں، جو لوگ اس سانے کے ذمہ دار ہیں ان پر پابندیاں لگائی جائیں، اور ان پر سفری پابندیاں لگائی جائیں، ان کو سزائیں بھی دی جائیں، اور ان پر عالمی سطح پر مقدمات چلائے جائیں، اور خان صاحب اور دیگر سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔
جی بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب آگاہ کرنے کا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ کو دیجیے اجازت. پھر ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ نگہبان.